सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पिछली वीडियो तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक पढ़ लिया था। आज से हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। आपके आसपास जो भी मैटर है उसे आप ऑब्जर्व करो, उनके कौन कौन से अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास मैटर हैं वो बेसिकली 3 अलग अलग स्टेट्स में हमें मिलेंगे। वैसे और भी स्टेट्स होते हैं लेकिन आपको यही 3 पढ़ने हैं। या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग स्टेट बनती कैसे हैं? ये जो अलग अलग मैटर की स्टेट्स हैं ये अलग ऐसे होती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो उनमें वेरिएशन क्यों होता है, वो अलग क्यों होती हैं। तो अलग इसलिए होती हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं जिससे मिलकर वो मैटर बना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अलग होती है। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो उसको सॉलिड बना देती है, कुछ की ऐसी होती है जो उसको लिक्विड बना देती है, कुछ की ऐसी जो उसे गैस बना देती है। ठीक है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं स्टेट्स की हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम सॉलिड स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 1.9। क्या करना है? कुछ चीज़ें आपको लेनी है, जैसे आप पेन ले लो, बुक ले लो, नीडल यानी आपकी सुई जो होती है वो, और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो। अब क्या करना है? उसके जो शेप है उसको स्केच करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है। पेंसिल की मदद से उसके चारों तरफ जब चलाओगे तो उसका शेप बन जाएगा। जैसे मान लो हमने ये पेन ले ली, तो पेन को ऐसे अपनी कॉपी पर रखोगे और पेंसिल से इसके चारों तरफ ऐसे पेन चलाओगे तो इसकी लाइन बन जाएगी। ठीक है। इस तरह से आपने बुक ले ली। ठीक है। आपने ये बुक ले ली और बुक के आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रखी। छोटी बुक लेना वरना बुक इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके ऊपर ना आ पाए। ऐसे चारों तरफ आप पेंसिल चला देना तो इसका शेप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। इसका शेप बन जाएगा। फिर उसको हटा लोगे तो उसका शेप आपको दिखने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 चीज़ का शो किया। आप और भी अपना ये कर सकते हो, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, देख सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि ये जो चारों चीज़ें आपने ली क्या उसका डेफिनेट शेप है, यानी उसका शेप फिक्स है? तो हाँ भैया फिक्स है। बुक ले लो या पेन ले लो, उसका जो शेप, जैसे पेन है वो सिलेंडर शेप में होती है ना, तो उसका जो शेप है वो फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि आज सिलेंडर है, कल वो पेन आपकी बॉक्स की शेप की हो गई, फिर अगले दिन आपकी वो एक बॉल की तरह से पेन हो गई। पेन का जो शेप है जब खरीदे होगे तब से लेकर आज तक उसका शेप वही है। इस तरह से जो आपकी बुक है उसका भी शेप सेम होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यानी उनकी क्या बाउंड्री अलग अलग है। तो आप देख सकते हो, इन्हीं दोनों को देख लो, पेन की अपनी बाउंड्री अलग है और इसकी अपनी बुक की बाउंड्री अपनी अलग है। ठीक है। इसी तरह अलग अलग चीज़ों की जो बाउंड्री है वो अपनी अलग होगी। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। जैसे आप बुक की बात करो कि बुक की जो लंबाई है वो तो सेम रहेगी ना, बुक की लंबाई तो नहीं बदलेगी। इस तरीके से उसकी चौड़ाई भी सेम रहेगी और उसकी जो मोटाई है वो भी सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं पढ़ते पढ़ते आपकी बुक मोटी हो गई या पतली हो गई। तो अगर उसकी लेंथ और उसकी विड्थ और उसकी हाइट नहीं चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर ये तीनों चेंज नहीं हो रही इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसे हथौड़े से पीटो या उसे खींचो या ड्रॉप करने की कोशिश करो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। पेन को अगर हथौड़ा मारो या उसे खींचो या कहीं से गिराओ तो उसका शेप वगैरह नहीं चेंज होगा, वो जो शेप है उसी में रहेगा। टूट जाए वो अलग बात है लेकिन उसका शेप नहीं बदलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बुक लेके जा रहे थे, आपके हाथ से बुक गिर गई और बुक वो पतली हो गई या वो लंबी हो गई या वो मोटी हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना, जो शेप रहता है वही रहता है। ठीक है। तो कुछ भी उसमें नहीं बदलेगा। इस तरह से आप खींचो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने पेन पकड़ खींची और पेन आपकी लंबी हो गई, या बुक खींची बुक लंबी हो गई, दबा दिए वो पतली हो गई। ठीक है। तो तीनों चीज़ चाहे आप हथौड़ा मार लो या खींच लो या गिरा दो, उसके कुछ भी शेप में, ना बाउंड्री में, ना उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगली चीज़ पूछ रहा है, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये आपस में मिक्स हो जाएंगे? यानी एक बर्तन के अंदर आपने बुक भी रख ली, पेन भी रख ली और नीडल भी रख ली, स्टिक भी रख ली। ठीक है। अब उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। चम्मच से मिक्स करने की कोशिश करो तो मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे आप दूध और पानी को मिलाओगे तो वो तो मिक्स हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होगी कि मिला के बिल्कुल चटनी बन गई कि भाई किसकी चटनी है? पेन, बुक और नीडल और स्टिक की चटनी है। तो ऐसा तो नहीं होता। ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे, यानी मिल के एक यूनिट नहीं बनेंगे। अब इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करो, यानी दबाने की कोशिश करो फोर्स लगा के। क्या आप दबा सकते हो? बुक को दबाने की कोशिश करो, क्या दब जाएगी? पतली हो जाएगी? नहीं होगी। पेन को दबाने की कोशिश करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखे वो सॉलिड्स के हैं और इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन चारों चीज़ों को जो हमने ली थी
उसके अपने डेफिनेट शेप है, यानी अपना फिक्स शेप है, वो शेप नहीं चेंज हो रहा है। उसकी बाउंड्री भी अपनी अलग अलग है, पेन की अलग, बुक की अलग, नीडल की अलग, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो नेग्लिजिबल है, यानी उसे दबाएंगे तो ना के बराबर दबेगी, यानी बुक को दबाओगे तो थोड़ा बहुत कुछ दब जाएगी, क्योंकि पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो बहुत थोड़ा सा दबेगी, वो उसे हम ना के बराबर मानेंगे, यानी नहीं दबेगी। तो सॉलिड के अंदर टेंडेंसी होती है, यानी काबिलियत होती है टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, यानी सॉलिड के अंदर ये काबिलियत होती है कि अगर उन पर फोर्स लगाया जाए तो वो अपने शेप को मेंटेन रखे, अपना शेप बदल ना दे। जो सॉलिड है वो फोर्स लगाने पे टूट तो सकता है, ठीक है, आपने पेन को एकदम दबाने की कोशिश की, पेन टूट जाए, लेकिन उनका शेप बहुत मुश्किल है कि चेंज हो। सो दे आर रिजिड, इसीलिए हम उसे रिजिड कहते हैं। रिजिड का मतलब जिस पे कितना भी फोर्स लगा लो उसका शेप चेंज ना हो, तो उसे हम रिजिड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक समझ ली। अब चलिए कुछ यहाँ पर सिचुएशंस दी हैं जिसे हमें समझना है। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें ए पार्ट है, रबर बैंड के बारे में आप क्या कहोगे? क्या इसका शेप चेंज हो जाता है जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, यानी खींचते हैं? रबर बैंड को अगर दोनों तरफ से पकड़ के खींचो तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? क्या ये सॉलिड है, यानी क्या रबर बैंड सॉलिड है? बी वाला पार्ट ये कह रहा है कि शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहोगे, यानी चीनी और नमक के बारे में आपका क्या कहना है? जब उसे किसी जार में यानी किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेते हैं। सीधी सी बात है, किसी जगह भी रखो, कप में रखोगे शुगर डालोगे तो कप का शेप ले लेगी, कोई गोल सा बर्तन है उसमें शुगर या सॉल्ट डालोगे तो उसका शेप ले लेगी, यानी जिस बर्तन में भी डालोगे, जिस जार में भी डालोगे उसका शेप ये ले लेते हैं। तो कह रहा है क्या ये सॉलिड है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि उनका जो है फिक्स शेप होता है सॉलिड का, यानी डेफिनेट शेप होता है। सी पार्ट है, स्पंज के बारे में आप क्या कहोगे? स्पंज वगैरह जैसे जो गद्दे वगैरह या सोफे में लगता है ना, उसके बारे में आप क्या कहोगे? स्पंज एक सॉलिड होता है, लेकिन फिर भी उसे हम कंप्रेस कर लेते हैं, जो कि हमने अभी एक्टिविटी में देखा कि अगर सॉलिड को कंप्रेस करेंगे, जैसे बुक है, बुक को अगर दबाओगे तो बुक नहीं दबेगी, लेकिन स्पंज को जो दबाते हैं, जैसे सोफे वगैरह में लगी होती है, आप बैठते हो तो क्या होता है, वो दब जाता है। तो ये सॉलिड होने के बावजूद भी कैसे दब जाता है, क्या रीज़न है? ये 3 सवाल आपके सामने हैं, 3 सिचुएशंस हैं। चलिए इसे एक एक करके हम समझते हैं। तो पहली बात ये है कि तीनों ही सॉलिड हैं, चाहे आप रबर बैंड ले लो, या आप शुगर या सॉल्ट की जो बात कर रहे हैं, या आप स्पंज ले लो, तीनों ही आपके सॉलिड हैं। अब ए वाले का थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है। जो आपका रबर बैंड है उसका शेप चेंज हो जाता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हम खींचते हैं तो क्या होता है, रबर बैंड खिंच जाता है, और आप ध्यान दोगे वो जब हम खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, ठीक है। जितना खींचते जाओगे उतना वो रबर बैंड पतला होता जाएगा, और उसका शेप वापस से वही हो जाता है जब हम फोर्स हटा लेते हैं। यानी हम खींच रहे थे तब उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, वो खिंच गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी जो मोटाई थी वो कम हो गई, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रबर बैंड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो रबर बैंड में ये होता है। अगर थोड़ा सा रीज़न हम समझ लें, वैसे यहाँ रीज़न दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होगी कि ऐसा क्यों होता है, सॉलिड तो खींचता नहीं, यानी पेन को जो एग्जाम्पल हमने लिया था, पेन को जो हम खींचते हैं तो पेन नहीं खींचती, ऐसा नहीं होता कि पेन लंबी हो गई, लेकिन रबर बैंड ऐसा हो जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका रीज़न समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा रबर बैंड है, ठीक है। अब रबर बैंड आपका सॉलिड है, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन इसके पार्टिकल क्या हैं, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, यहाँ से इस पे ये ऐसे जुड़ा है, और ये वाला आके फिर यहाँ ऐसे जुड़ा है, फिर ये ऐसे जुड़ा है इसी तरह से, फिर ये वाला आकर यहाँ से जुड़ा है, और ये ऐसे जुड़ा है फिर इसी तरह से, ठीक है। इसके पार्टिकल ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये ऐसे जैसे किसी धागे को हम लपेट के रख देना, उसी तरह से ये होते हैं। अब हमने क्या किया, रबर बैंड को पकड़ के खींचा, इधर से इस तरफ फोर्स लगाई, इधर से पकड़ के इधर फोर्स लगाई, तो क्या होता है, रबर बैंड हमारा खिंच जाता है। खिंच के क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से मान लो बन गया। इसमें क्या हुआ है, इसके पार्टिकल्स मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये इसके पार्टिकल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो पार्टिकल्स की दूरी थी ये आपस में जुड़े हुए थे, इसकी दूरी चेंज नहीं हुई, बस खाली ये पहले मुड़े हुए थे, अब ये बिल्कुल सीधे हो गए। अब इतना ये रबर बैंड आपका खिंच गया। इससे ज़्यादा जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, अब और ज़्यादा सीधे हो नहीं सकता। जैसे आपका धागा है, मान लो ऐसे ऐसे मोड़ के आपने रखा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ से पकड़ खींचोगे तो आपने ये धागे को ऐसे इस तरह से सीधा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब और ज़्यादा धागे खींचोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा।
तो यही केस यहाँ पर हुई। रबर बैंड में जो इसके पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़े थे और ऐसे लपेटे हुए थे, ठीक है। ऐसे देख सकते हो ये ऐसे जाके फिर यहाँ घूम के फिर यहाँ घूम के इस तरह से थे। जब हमने खींचा तो ये बिल्कुल सीधे हो गए, इस तरह से ऐसे हो गए, इसीलिए हमारा रबर बैंड खिंच जाता है। लेकिन उसके पार्टिकल्स की जो दूरी थी वो नहीं बदली। लेकिन अब इसके अलावा और ज़्यादा जब हम खींचने की कोशिश करेंगे तो अब उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है जब इसके पार्टिकल्स दूर हो जाएं, ठीक है। मान लो जैसे ये इस पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अब और ज़्यादा कैसे खींचेगा, ये पार्टिकल और इधर हो जाए तभी हो सकता है। उस केस में देखो यहाँ पर ये जुड़े हुए थे, अब ये बीच का जो कनेक्शन ये खींच नहीं सकता, इसका मतलब ये टूट ही जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए रबर बैंड क्यों खींचता है सॉलिड होने के बावजूद भी। बी वाला जो हमने देखा था कि जो शुगर है या सॉल्ट है वो कैसे किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है, तो जो शेप होता है इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल का वो तो फिक्स रहता है। यानी जैसे आपका चीनी है तो वो छोटे छोटे उसके दाने होते हैं ना, शुगर के या सॉल्ट के छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक दाना लें उसको हम बड़ा करें तो चीनी का एक दाना लोगे तो वो क्या है, ऐसे कुछ दिखता है। तो ये शेप तो फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि उसका शेप चेंज हो गया। चाहे हम उसे जहाँ रखें, अपने हाथ पे ले लें या प्लेट में रखें या किसी जार में रखें, जो एक दाना होगा ना सॉल्ट का या शुगर का वो सेम रहेगा। एक दाना आप निकाल के देख लो, ठीक है, शुगर लेना और उसमें से एक दाना निकाल के रख लेना, तो उसका देखोगे वो क्यूबाइड टाइप का, बॉक्स टाइप का उसका शेप होगा, वो नहीं बदलेगा। अब क्योंकि इतना ढेर सारे उसके दाने होते हैं इसलिए जब हम किसी बर्तन में रखे हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो दाने एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। जैसे ये एक क्रिस्टल जो हमने लिया है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो ये पार्टिकल्स तो इस दाने में फिक्स हैं, ये दूर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे और क्रिस्टल हमारे हैं, ठीक है, और दाने जो हैं वो तो अलग अलग होते हैं। भाई एक चीनी का दाना लेके आप दूसरे कमरे में चले गए या घर से बाहर चले गए तो वो तो दूर जा सकते हैं, इसीलिए वो शेप ले लेते हैं किसी भी बर्तन का। तीसरा जो हमने स्पंज का देखा था, तो स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं जहाँ पर एयर चली जाती है, एयर फंस जाती है। जब हम उसे दबाते हैं तो यही जो एयर होती है भर गई होती है वो बाहर निकल आती है। इसी तरह से हम स्पंज को दबा पाते हैं। तो असल में स्पंज का जो सॉलिड वाला हिस्सा होता है वो नहीं दबता, उसके अंदर छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसके अंदर जो एयर होती है जब दबाते हैं तो वो एयर दबती है, एयर बाहर निकलती है, इसलिए स्पंज हमारा दब जाता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये स्पंज की इमेज है, इसमें देख सकते हो ये छोटे छोटे होल हैं, इसके अंदर एयर चली जाती है। ये वाला डायग्राम देखो, इसको और जूम करके दिखाया गया तो देख सकते हो यहाँ इस तरह से ऐसे खोखला है अंदर से, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ एयर चली जाती है, जब हम दबाते हैं तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है होल, इस तरह से स्पंज हमारा दब जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, यानी फिक्स शेप होता है, उसका शेप नहीं बदलता। जैसे पेन हो गई, बुक हो गई, नीडल हो गई, स्टिक हो गई, उसका शेप फिक्स होता है, वो नहीं बदलेगा। उसकी सबकी अपनी बाउंड्री अलग अलग होती है। बुक की अगर हम बाउंड्री बनाएंगे चारों तरफ पेंसिल से लेके तो उसकी अलग बनेगी, पेन की अलग, पेंसिल की अलग, इस तरह से अलग अलग बनेगी। और उसका वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्लेलिस्ट में आप नीचे जाके क्लास 9th वाला जो सेक्शन है वहाँ पर से साइंस को ओपन करके आप देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।